हाय हेलो एवरीवन, दिस साइड इज सुमैया शेख। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है CSF, सीरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसका एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, इसकी पैथोलॉजी, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ CSF, सीरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, विच इज सर्कुलेट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये जो फ्लूइड होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द क्या करता है? ये ट्रैवलिंग करता है अप्रोक्सीमेटली। तो इसकी अप्रोक्सीमेटली क्या होती है कि मतलब वन डे में कितना प्रोड्यूस होता है। तो ये वन डे में कितना होता है? 600 ml ऑफ द CSF इज़ प्रोड्यूस्ड डेली। 600 से लेकर 700 तक भी हो सकता है। 600 से लेकर 700 तक, 600 to 700 ये डेली प्रोड्यूस होता है। तो हमारे जो ब्रेन होता है वहाँ पर कितने 4 वेंट्रिकल होते हैं। कितने 4 वेंट्रिकल होते हैं? ये उसमें से ही मतलब वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है 600 से 700 ml। और क्या करता है? ये ट्रैवलिंग करता है स्पाइनल और ब्रेन में। ये क्या करता रहता है? ट्रैवलिंग करता रहता है। दिस इज क्लियर कलरलेस फ्लूइड। ये क्या होता है कि ये एक क्लियर एंड कलरलेस फ्लूइड होता है, सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा। मतलब जैसे कि जो ब्लड प्लाज्मा है लाइक उस टाइप का ही ये एक फ्लूइड होता है। बट डिफरेंस क्या होता है कि ब्लड प्लाज्मा रेड कलर का होता है और ये जो फ्लूइड है कैसा है? कलरलेस, क्लियर एंड कलरलेस। इसका कोई कलर नहीं होता है। फंक्शंस ऑफ CSF, तो हम इसका फंक्शंस देखेंगे कि इसका एक्चुअली में ये काम क्या करता है। ये CSF है, फ्लूइड है, तो इसका कुछ फंक्शन होगा तो वो क्या करता है वो देखेंगे हम। इसका जो फंक्शन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। CSF प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। CSF क्या करता है? प्रोवाइड अ प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है। किसको? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये जो फ्लूइड है ये प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो कैसे करता है? जो हमारा ब्रेन है उसको चोट लगने से ये बचाता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अभी हमको ठंड लगती है तो हम ब्लैंकेट लेते हैं तो ताकि हमको ठंड नहीं लगे। तो ब्लैंकेट हमको किससे बचाती है? ठंड से। तो लाइक इसी तरह ये जो CSF है ये ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को किसी भी तरह की चोट लगने से ये क्या करता है? बचाता है। ठीक है, मतलब इसको प्रोटेक्शंस देता है। इट इज़ एक्टिव शॉक एब्जॉर्प्शंस एंड प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। तो हमारा जो ब्रेन है ना तो उसके काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट पार्ट होते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना, काफ़ी ज़्यादा नरम और सॉफ्ट होता है। तो उसको वो किसी भी तरह का शॉक लगता है ना या किसी भी तरह की चोट या शॉक लगता है तो ये फ्लूइड क्या करता है? उसको एब्जॉर्ब करता है। अगर चोट लगी ना, हमारे सर पे चोट लगती है तो वो इस चोट को वो ब्रेन तक स्प्रेड नहीं होने देता है, ब्रेन तक नहीं जाने देता है, बल्कि इसको एब्जॉर्ब करता है। इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू ट्रांसपोर्ट अ डिफरेंट न्यूट्रिशंस टू द ब्रेन। तो ब्रेन को जो है तो डिफरेंस न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। हमारा जो ब्रेन है तो उसको डिफरेंस न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करता है? उसको ट्रांसफर न्यूट्रिशंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है ब्रेन तक। ओके। पर्पस ऑफ CSF कलेक्शंस, तो क्या कि CSF को क्यों कलेक्शंस किया जाता है? तो उसका जो कलेक्शंस, उसको CSF का जो कलेक्शंस है वो क्यों किया जाता है तो वो हम देखेंगे। कुछ कंडीशन में जो है तो CSF जो फ्लूइड है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है। इट इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस डिसीज़। तो अगर ब्रेन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स होता है, मेनिंजाइटिस कब होता है? ब्रेन में जब ब्रेन के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो या फंगल इन्फेक्शंस हो तो क्या होता है? मेनिंजाइटिस। तो ये डिसीज़ को कन्फर्म करने के लिए CSF का फ्लूइड कलेक्शंस किया जाता है। Also used to detection some inflammations conditions for diagnosis, also used to detection some inflammations conditions। ठीक है ना? तो कुछ इन्फ्लामेशंस की कंडीशन में भी क्या होता है कि CSF को कलेक्ट किया जाता है। फॉर डायग्नोसिस ऑफ वायरस इन्फेक्शंस, रेबीज वायरस ये तो अब सभी को पता होगा कि ये वायरस का मतलब जो डॉग होता है ना, जो डॉग का जो माउथ होता है उसके माउथ के स्लेवा में ये बैक्टीरिया पाया जाता है। सिर्फ डॉग में ही नहीं पाया जाता है, ये जो है तो चूहे बिल्ली वगैरह में भी पाया जाता है, पर इतना होता है कि उनमें कम मिकदार में पाया जाता है। पर रेबीज ये जो वायरस है लाइक डॉग के माउथ जो स्लेवा होता है, डॉग का जो स्लेवा होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो अगर मान लो कि कोई डॉग ने किसी को काट लिया है तो वो डॉक्टर को नहीं बताता है कि वो लाइटली लेता है, यार डॉग ने तो काटा है, तो 1 2 2 3 4 दिन में उसको कुछ भी इफेक्ट नहीं होता तो वो सोचता है यार कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इसका जो इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, ये धीरे धीरे होता है। जो पेशेंट है वो क्या होगा कि
उसको उजाले से डर लगने लगेगा, वो अंधेरे में रहना पसंद करेगा, अकेले में रहना पसंद करेगा। फिर धीरे धीरे उसको पानी से भी डर लगने लगेगा। फिर धीरे धीरे वो है तो क्या पूरा एडोप्ट हो जाएगा लाइक दिस, जैसे कि डॉग है, जैसे कि डॉग मूवमेंट करते हैं लाइक वो इसी तरह से मूवमेंट्स करने लगेगा। तो तब उस कंडीशन में, उस स्टेज में उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो इसीलिए अगर किसी डॉग ने आपको काट लिया है तो पहले डॉक्टर के पास जाइए, आपको डॉक्टर सजेशंस करेंगे। ओके, तो चलो ये हम दूसरे टॉपिक पे गए, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये चीज़ों में जो है तो कलेक्शंस किया जाता है सीएसएफ को, और कलेक्शंस करने के बाद क्या क्या एग्जामिनेशंस करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज़, तो ये जो सीएसएफ है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसका जो वैल्यूम होता है ये 100 to 200 हो सकता है। उसके बाद रिएक्शंस, ठीक है ना, तो रिएक्शन इसका क्या होता है, अल्कलाइन होता है। इसका जो रिएक्शंस होता है अल्कलाइन होता है, और कितने परसेंट होता है, मतलब इसका जो पीएच है ये कितना होता है, 7.33। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.005। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये इस तरह के क्वेश्चंस जो है तो नीट के एग्जामिनेशंस में भी नीट के एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस नीट के एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं। CSF कलेक्शंस रिक्वायरमेंट, तो CSF कलेक्शंस रिक्वायरमेंट, तो CSF कलेक्शंस करने में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो हम देखेंगे। CSF ऑलवेज कलेक्टेड इन क्लीन एंड ड्राई operations room and it should be performed by perfect person। मतलब आप CSF कलेक्शंस कर रहे हो तो उसमें जो एकदम परफेक्ट पर्सन है उसके मातहती में रहते हुए आपको CSF कलेक्शंस करना है। और रूम कैसा होना चाहिए, मतलब जहाँ पे भी आप पेशेंट्स को रख रहे हो वो स्पेस, वो जगह कैसी होनी चाहिए, एकदम क्लीन एंड ड्राई होनी चाहिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से पाक और साफ़ होनी चाहिए। वो जो जगह है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से पाक होनी चाहिए, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, CSF फ्लूइड। तो ये जो CSF फ्लूइड होता है वो डायरेक्टली ब्रेन से अटैच होता है। कभी कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस अगर है वहाँ पर और हो सका कि वो फ्लूइड में स्प्रेड हो जाए तो कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होगा आप सोचिए। तो इसके लिए वहाँ का जो जगह है कैसी होनी चाहिए, क्लीन एंड ड्राई। ओके, और एक परफेक्ट पर्सन जो कि उसके अंदर माहिर है, वो पर्सन आपके साथ होने चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना आए CSF फ्लूइड कलेक्शन करने में। फर्स्टली पेशेंट्स लाई डाउन वन बेड इट कंफर्टेबल पोजीशंस कैसी होनी चाहिए, कंफर्टेबल। तो ये जो CSF का जो कलेक्शंस है जिस रूम में भी किया जाएगा वो कैसा होना चाहिए, क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए ताकि वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं हो, क्योंकि जो CSF होता है, ये जो फ्लूइड होता है डायरेक्टली ब्रेन से अटैच होता है। अगर हम इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि CSF फ्लूइड में बैक्टीरिया स्प्रेड होगा और वो ब्रेन तक चले जाएगा। इसके लिए क्लीन एंड ड्राई रूम होना चाहिए जो बैक्टीरिया से पाक होना चाहिए। ये बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और क्या कि शुड बी परफॉर्मिड एंड बाय परफेक्ट पर्सन, मतलब कि जब आप CSF कलेक्शंस कर रहे हो तो उसमें जो माहिर है, मतलब जिसको जो उसमें एकदम परफेक्ट है, वो आपके पास, वो डॉक्टर आपके पास होना चाहिए। उसके मातहती में जो है आपको CSF कलेक्शन करना चाहिए। फर्स्टली पेशेंट लाई डाउन द बेड इट कंफर्टेबल पोजीशंस कैसी होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए। ये मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉपरली इसकी पोजीशंस कैसी होनी चाहिए। नाउ सिलेक्ट द एरिया वियर वी हर्ड टू पंक्चर्स एंड क्लीन प्रॉपरली। तो आप जहाँ से CSF कलेक्शंस करने वाले हैं, जहाँ से आप ये जो फ्लूइड है जहाँ से आप निकालने वाले हैं, उस एरिया को प्रॉपरली क्या करना है, क्लीन करना है। नाउ इंटर द नीडल इन 3rd 4th नंबर वर्टिब्रा। तो आप फ्लूइड कहाँ से निकालेंगे, 3rd 4th नंबर वर्टिब्रा। ये जो 3rd 4th नंबर वर्टिब्रा है, जो नीडल है वहाँ पे आप ये नीडल को इंटर करेंगे 3rd 4th नंबर वर्टिब्रा। ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि CSF जो फ्लूइड है वो कौन से नंबर के वर्टिब्रा से निकाला जाता है, तो कौन से, 3rd and 4th। ये 3rd and 4th नंबर वर्टिब्रा से ये फ्लूइड निकाला जाता है। और इसकी जो नीडल होती है ये बड़ी होती है, ठीक है, छोटी नहीं होती है। इसकी जो नीडल होती है ये बड़ी होती है। नाउ कलेक्टेड CSF स्लोली। फिर क्या होगा, जो CSF है वो स्लोली कलेक्ट होगा। तो आपको क्या करना है, 3 ट्यूब आपको रेडी रखनी है। फर्स्ट ट्यूब में जो आप फ्लूइड लेंगे वो केमिस्ट्री लैब में आप एग्जामिनेशंस के लिए देंगे। सेकंड कल्चर एंड सेंसिटिविटी एंड थर्ड हेमेटोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए आप देंगे, लैब के अंदर देंगे। तो इसी तरह से आपको 3 ट्यूब्स में जो है फ्लूइड कलेक्ट करना है। आफ्टर द कलेक्शंस अप्लाई द बैंडेज ऑन पंक्चर साइड। मतलब क्या कि आपने फ्लूइड निकाल लिए नीडल से, तो उसको वैसा ही नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया स्प्रेड हो गए तो कॉम्प्लिकेशंस होगा। तो आपको वहाँ पे अच्छी तरह से बैंडेज लगाना है। कॉम्पोजिशंस ऑफ CSF, तो जाहिर सी बात है जो CSF क्या है, एक फ्लूइड है।
तो क्या होगा कि अंदर वाटर ज़्यादा परसेंट में होगा, जाहिर सी बात है 19.30% क्या होगा, वाटर होगा, क्योंकि एक फ्लूइड है। और सॉल्ट इसमें बहुत कम होगा, 0.87 होगा सॉल्ट में। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, और उसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में भी हम देखेंगे। हम अभी बात करेंगे कि पोजीशंस हमारा बाकी था। आप देख सकते हो जो पेशेंट की पोजीशंस होती है इस तरह से होती है, और यहाँ से जो है तो फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है। कौन से नंबर वर्टिब्रा से, 3rd and 4th। ओके, देखो L3 और L4, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ब्लड सेल एग्जामिनेशन ऑफ CSF, तो जो CSF है अगर उसमें ब्लड सेल्स है तो उसका एग्जामिनेशन कैसे किया जाएगा, तो वो देखते हैं। फॉर द डिटेक्शन ऑफ सेल इन CSF स्पेशल टाइप्स ऑफ स्टेनिंग आर यूज विच इज कॉल्ड ल्यूशमान स्टेन। तो ल्यूशमान स्टेन एक टेस्ट होता है, एक टेस्ट का नेम है जिसके जरिए हेमाटोलॉजी का टेस्ट किया जाता है, और इसके जरिए CSF में ब्लड कितनी मिकदार में है ये भी देखा जाता है। इंक्रीज न्यूट्रोफिल, तो मतलब अगर न्यूट्रोफिल का इंक्रीज ज़्यादा रहा तो क्या होगा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, द अर्ली स्टेज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, सेरेब्रल एब्सिस। फिर देखेंगे कि इंक्रीज लिम्फोसाइट, अगर इंक्रीज लिम्फोसाइट रहा तो क्या होगा, ल्यूकेमिया, लिम्फोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। इंक्रीज मोनोसाइट्स, तो इसमें क्या होगा, क्रोनिक मेनिंजाइटिस होगा, हो सकता है ट्यूमर भी हो। इंक्रीज एजोनोफिल, अगर एजोनोफिल्स का ज़्यादा इंक्रीज होगा तो क्या होगा, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस या फंगल इन्फेक्शंस। नॉर्मल प्रोटीन इन CSF, तो CSF में नॉर्मल प्रोटीन्स की जो मिकदार होती है वो कितनी होती है, 15 to 45 mg पर डेसीलीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। इंक्रीज प्रोटीन ड्यू टू, तो इसमें अगर प्रोटीन हाई लेवल में इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो सकता है, वायरल मेनिंजाइटिस हो सकता है, या सिरेब्रल हिमोरेज। सिरेब्रल हिमोरेज में क्या होगा कि ब्रेन में ब्लीडिंग होने लगेगी, ब्रेन में हिमोरेज की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, ट्यूमर भी हो सकता है। ग्लूकोज एग्जामिनेशन ऑफ CSF, तो एग्जाम CSF में अगर ग्लूकोज रहा तो ग्लूकोज की नॉर्मल मिकदार ग्लूकोज की कितनी जो होती है, नॉर्मल मिकदार होती 15 है to 50 to 18 80 mg पर mg डेसीलीटर, पर ये भी पूछ सकता डेसीलीटर। है एग्जाम में। तो इंक्रीज लेवल अगर ग्लूकोज का हाई रहा तो क्या होगा, डायबिटीज़ होगा, पेशेंट को डायबिटीज़ होगा। अगर पेशेंट्स को डायबिटीज़ है तो क्या होगा, यूरिन में भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, ब्लड में भी, और CSF में भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ठीक है, ये हमारा आज का जो टॉपिक है ये फिनिश हो गया है। आई होप लाइक दिस। तो अगर आपको नोट्स बनाना है तो अच्छी नोट्स है, आप अगर चाहते हैं तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अपनी नोट में राइट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।